रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 104। अपनी मॉम की बातें सुनकर अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो भला शगुन को कैसे अच्छा लग सकता है, पर वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही। आनंद जी वह तो समझदार थे और अब उनके बेटे ने शादी कर लिया तो भला वह कैसे उसके आगे जाकर उसे कुछ कहें। वह तो चुपचाप साइड में बैठे रहे। तो वहीं नीलम जी शगुन को बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन्हें इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं। अगर उनके पसंद से अथर्व ये शादी किया होता तो वह ज़रूर अपनी बहू को महारानी के रूप में देखती, क्योंकि जिस हालात से वे लोग पहले गुजरे हैं, किसी पर भरोसा कर पाना उनके लिए दिक्कत हो रही थी, खास करके अथर्व की लाइफ को लेकर। क्योंकि काया जब अथर्व की लाइफ में आई थी तब वह इसी तरह भोली बेचारी मासूम बनकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि उस लड़ाई के चक्कर में उसके दादाजी का मौत हो गया। भला वह यह सब कैसे भूल सकती है, और आज अचानक से अपनी बहू से मिल रही है। जो यह सब सोच उन्हें यह बात अंदर खाने लगा कि यह लड़की है कौन, कैसी है, परिवार कौन है, कहाँ से, वह बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। और ऊपर से अथर्व ने डायरेक्ट उससे शादी कर लिया। पिछली बार भी वह ऐसे ही जिद किया था, पर परिणाम क्या निकला, अथर्व ने शादी कर लिया। यह बात सुनकर नीलम जी बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने अपना मुंह लटका कर साइड में बैठ गई। जो अथर्व देख सकता था कि उसकी मॉम नाराज है, बल्कि शगुन भी तो समझदार थी। उसे भी समझ गया कि उसकी सास उसे देखकर नाखुश हो गई। नीलम जी के लिए खूबसूरत कोई मायने नहीं रखती। अगर वह मायने रखता है तो वह है भरोसा, जो कुछ समय पहले ही उनका भरोसा टूट गया था, क्योंकि उन्होंने काया पे भी भरोसा किया था। और आज जैसे शगुन इतनी भोली भाली दिख रही है, उन्होंने उसे काया से ही कंपेयर करने लगी। नीलम जी इस वक्त क्या बोल रही थी उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा। वह तो कुछ भी बोले जा रही थी और वह अपनी जगह सही थी, क्योंकि जो हादसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वह कभी भूल नहीं सकती। उस हादसे में उनके ससुर जी चल बसे, और तो और अथर्व सदमे में चला गया था। और कोई भी माँ वापस अपने बच्चों के लिए ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। कुछ देर बाद अथर्व अपनी मॉम को काफ़ी देर से समझा रहा था। नाराज होकर एक कोने में बैठ गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने रो दिया, जो कि शगुन भी देख रही थी। उसे भी बुरा लगा। आनंद जी ने नीलम जी को समझाया कि अब जब उनके बेटे ने शादी कर ही लिया है तो इस बात को मान लेना चाहिए, पर वह नाराज होकर बैठ गई थी। वह इस वक्त किसी से भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। जो देख अथर्व ने माहिर को अपनी आंखों से इशारा किया, मतलब था कि अब वही समझाए। पहले तो माहिर कुछ बोला नहीं, पर थोड़ी देर के बाद जाकर नीलम जी के बाजू में बैठा और बड़ी शांत आवाज में बोला, आंटी आपका गुस्सा होना जायज़ है, इनफैक्ट मैं भी इससे बात नहीं कर रहा था। माहिर बोल ही रहा था कि नीलम जी तुरंत उसकी तरफ देख डांट लगाते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। तुम तो बिल्कुल भी बीच में मत बोलना, क्योंकि तुम भी कोई कम नहीं हो। तुम्हें भी पता था और तुमने मुझसे छुपा के ये बात रखा। क्यों? तुम सब मिले हुए हो। मुझे उसके झूठ बोलने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे ज़्यादा तुम्हारे झूठ बोलने से फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये मेरे नालायक बच्चे हैं। पर तुम तो समझदार हो, तुम भी इनमें शामिल हो गए। ये बोलते वक्त नीलम जी का गला भर आया, जो देख माहिर ने तुरंत उनका हाथ अपने हाथ में ले बड़े प्यार से कहा, आंटी मैं उसकी साइड नहीं ले रहा और ना ही कभी लूँगा। अगर वह गलत होगा तो, पर वह आज सही है, इसलिए उसका साइड ले रहा हूँ। और दूसरी बात, आंटी आपको जिस तरह की बहू आपको चाहिए थी, शगुन बिल्कुल वैसी ही है। नीलम जी माहिर पर कभी शक नहीं करती, बल्कि अगर वह झूठ भी कहेगा तो वह सच मान लेंगी, क्योंकि माहिर पहले से ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। और नीलम जी को यह बात भी पता था कि उनके अपने बच्चे एक वक्त झूठ बोल सकते हैं, बात बना सकते हैं, पर माहिर ऐसा कभी नहीं करेगा। और वह भी सीरियस होकर उसकी बातें सुनने लगी।
अथर्व माहिर की बातें सुन रहा था और वह हमेशा उसकी नज़रों में हीरो रहा है। और आज तो क्या ही कहें, शगुन भी मन ही मन माहिर को धन्यवाद दे रही थी। सच में माहिर ने बात को संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता। नीलम जी माहिर की बातें अच्छे से समझ गई और बोली, कल को लोगों को हम क्या कहेंगे कि हमारे बेटे ने शादी कर लिया है और हमें नहीं पता। जिस लड़की से शादी किया उस लड़की के बारे में हम घर वालों को कुछ नहीं पता। जो सुनकर माहिर बोला, जैसे आप लोगों को अभी तक नहीं पता वैसे ही दूसरे को भी नहीं पता। ये तो अच्छी बात है ना आंटी, किसी को कुछ नहीं पता तो और कुछ दिन हम ये बात और नहीं बताएंगे। जिस काम के लिए आप लोगों को बुलाया है वह हो गया, फिर यहाँ से लेकर इंडिया हर किसी को न्यूज़ मिल जाएगा कि हम लोग अथर्व की शादी कर रहे हैं। और इस बार अथर्व की शादी धूम धड़ाके से की जाएगी, जो उसके दुश्मन उन्हें भी पता चले कि अडानी फैमिली पहले जैसी नहीं रहा। माहिर ने सभी बातों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया और नीलम जी का जो गुस्सा था वह अब छुई मुई की तरह गायब हो गया। इतना कहने के बाद माहिर ने एक नज़र शगुन के तरफ देख कहा कि शगुन, यह तुम्हारी सास ससुर, इनसे आकर मिलो। माहिर का इतना कहना कि शगुन अपने सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर उनके सामने गई और झुककर पहले नीलम जी के पैर छुए, उसके बाद आनंद जी के। दोनों ने आशीर्वाद दिया। वहीं आनंद जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे तो नीलम जी अभी भी चेहरे पर कहीं न कहीं उदासी था और यह उदासी अथर्व के वजह से ताकि उसने झूठ कहा है। माहिर ने शगुन से कहा, सभी के लिए कॉफ़ी बनाओ। जो सुनकर शगुन तुरंत किचन में चली गई और कुछ देर के बाद वह सभी के लिए कॉफ़ी बनाकर ट्रे में लेकर आई। सभी लोगों ने मिलकर उसके हाथों का कॉफ़ी पिया। शगुन वहाँ से जाने को मुड़ी कि नीलम जी बोल पड़ी, आज रात का खाना तुम बनाओगी? और हाँ, अकेली। नीलम जी ने जो लास्ट वाला शब्द कहा वह सुनकर शगुन को बहुत अच्छा लगा, पर जब लास्ट में उन्होंने कहा कि वह अकेली खाना बनाना, जो सुनकर उसे न जाने क्यों बुरा लगा, क्योंकि उसे खाना बिल्कुल भी बनाने नहीं आता। ऊपर से इतने लोगों के लिए। करीब 1 घंटे के बाद रात 8:40 हो रहा था। नीलम जी का गुस्सा ठंडा हो गया क्योंकि माहिर ने उन्हें बड़े अच्छे से समझाया। शगुन किचन में आकर खाना बनाने का सोची, पर वह साड़ी पहनी हुई थी। इतना भारी भरकम साड़ी पहनकर उसे खाना बनाने में दिक्कत आ रहा था। वहीं नीलम जी ने कहा कि शगुन का कोई भी सर्वेंट हेल्प नहीं करेगा, वह अकेली बनाकर सभी को खिलाएगी। जो सुनकर घर के एक भी सदस्य को अच्छा नहीं लगा। तो वहीं शगुन किचन में जाकर पहले तो गिनने लगी उसे कितने लोगों का खाना बनाना है, ऊपर से उन्हें क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं पता। शगुन किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती थी, वरना उसकी सास पूछेगी। इसलिए वह पहले अपना मोबाइल ढूंढने लगी। उसका मोबाइल इस वक्त कमरे में है, जो देखकर उसके अंदर से लैंडलाइन से अथर्व के मोबाइल पर कॉल की। वहीं अथर्व का मोबाइल जब रिंग किया तो वह अपना सेल फोन पर देखा तो यह कॉल अंदर किचन से आ रहा था और किचन के अंदर शगुन थी, तो वह तुरंत कॉल रिसीव किया। वह कुछ बोलना था उससे पहले शगुन बोली, कितने लोगों का खाना बनाना है और सभी को खाने में क्या पसंद है। यह सुनकर अथर्व उठ खड़ा हुआ और एक्सक्यूज़ मी बोलकर थोड़ा साइड में गया और शगुन से कहा, तुम्हें जो कुछ आता है वह बना दो, सब लोग खा लेंगे। तो शगुन अपनी उंगलियों से गिनने लगी। सास, ससुर, माहिर, आर्य, अथर्व और खुद, सब मिलाकर 6 मेंबर का उसे खाना बनाना था। उसकी आवाज़ सुनकर अथर्व पहले मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हें खाना नहीं आ रहा बनाने तो मुझे कहो, मैं मॉम से बात करता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सुन शगुन मना करते हुए बोली, नहीं, मैं खुद खाना बनाऊँगी, क्योंकि उसके सासू माँ ने पहली बार उससे कुछ काम दिया है करने के लिए और वह करना चाहती है।
इतना बोल शगुन कॉल कट की। वहीं अथर्व आकर वापस सोफे पर बैठ गया और शगुन खाना बनाने के लिए सोचने लगी, ऐसा क्या बनाए कि सब लोग खाएं और अच्छा लगे। शगुन अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिए सबसे पहले हाथ में बड़ा सा कुकर पकड़ी। सबसे पहले वह लंबी सांस छोड़ी, उसके बाद दाल चावल बनाने का फैसला ली, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते उनके घर में बहुत ही सिंपल खाना खाते थे और उसे इतना अच्छा खाना बनाने नहीं आता था जो वह आज नॉनवेज यह सब तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। उसने सबसे पहले गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए, उसके बाद सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था किस की सब्जी बनाए और फ्रिज खोलकर जब उसने देखी तो उसमें येलो, रेड, कैप्सिकम, ग्रीन कैबेज सब्जियां भी उसे अलग अलग कलर की दिखाई देने लगी। इतने दिनों से उसने कभी फ्रिज या किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देखी थी। सर्वेंट लूसिया जो भी बनाती थी वह खा लेती थी। कभी कभार उसने चाय या छोटी मोटी चीज़ों का काम की होगी और बाकी सब चीज़ों का उसने कभी ध्यान नहीं दिया। पर जब आज उसे काम करना पड़ रहा है तब जाकर वह इतना ध्यान से सब्जियों के रंग देखकर वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, आज समझ में आ रहा हमारा इंडिया कितना अच्छा है। यहाँ रंग बिरंगी सब्जियाँ देखकर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असली के सब्जी में या बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक की चीज़ें। पर जब उसे नहीं समझ में आ रहा इसलिए उसने आलू की सब्ज़ी बनाने का डिसीजन लिया और जल्दी जल्दी आलू की सब्ज़ी काटने लगी। वह अपने घर पर भी कभी काम नहीं करती थी बल्कि कामचोर थी। जब भी माया जी या राशि उसे काम करने के लिए कहते तो वह हजार नखरे करने लग जाती थी और यहाँ आने के बाद भी अथर्व ने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से सिर पर चढ़ा लिया था। शगुन अपने घर पर भी तो छोटे मोटे काम करने पड़ते थे, पर यहाँ अथर्व का बस चले तो वह खुद से पानी भी न पीने दे। कुछ देर के बाद उसने दाल चावल अच्छी तरह से पक दिए। उसके बाद उसने सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद उसने बहुत सारा आटा मली जो कि रोटियां बनानी थी। यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कितनी रोटियां खाएगा और वह अनगिनत रोटियां बनाते चली गई। आज उसके हाथों में गर्म तवे से एक दो जगह पर टच होने से छाले पड़ गए। वह कई बार रोटियां सेकने वक्त जल गई, फिर भी बेचारी रोटियां बनाई। करीब उसे 1 घंटा 40 मिनट बनाने में गया। उसके बाद उसने पहले अपना हाथ वॉश की, उसके बाद सर्वेंट की हेल्प लेकर सभी खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। शगुन ने डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दी, साथ में पापड़, अचार, सलाद सब कुछ रखी। 10 मिनट के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। शगुन ने अपने हाथों से सभी के प्लेट लगाई और खाना निकाली। नीलम जी देख सकती थी कि उनके प्लेट में सादा दाल चावल, तड़के वाली दाल, आलू की सब्जी, रोटी, पापड़, अचार जो भी था। शगुन ने सबके प्लेट में खाना लगा दिए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा बल्कि सब लोग चुपचाप खाना खाने लगे। नीलम जी ने एक भी शब्द उससे सवाल जवाब नहीं की बल्कि सभी ने चुपचाप खाना खाया। अथर्व ने भी चुपचाप खाया, मन में अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा था। वैसे उसका डाइट लिस्ट अलग रहता है, बट आज सारी सर्वेंट को छुट्टी दे दिया, शगुन को काम पर लगा दिया था, जिसकी वजह से वह भी कुछ बोला नहीं, चुपचाप खाना खाया। घंटे भर के अंदर सभी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आर्य तो सोने चला गया तो वहीं माहिर भी अपने कमरे में चला गया। आनंद जी भी सोने चले गए। अब लिविंग एरिया में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। नीलम जी, अथर्व और शगुन। अपनी मॉम बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। अपने बेटे से नफरत थोड़ी ना कर सकती, पर उन्हें अपने बच्चों के लिए फिक्र भी बहुत लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें जो भोले लोग दिखते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे लोग ही बहुत कुछ कर जाते हैं। एक वक्त बोलने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला मन का साफ होता है, पर यह ऐसे भोले बनकर दिखाकर बहुत कुछ कर जाते हैं। अथर्व अपनी मॉम को बड़े प्यार से समझा रहा था। वह नाराज़ तो थी उसकी मॉम
पर कर भी क्या सकती हैं क्योंकि अथर्व ने तो शादी कर लिया। माँ बेटे सोफे पर बैठे थे तो वहीं बगल में शगुन खड़ी थी। तो नीलम जी एक नज़र उसके तरफ देखी और बोली, तुम्हें खाना बनाने आता है? नीलम जी ने अब जाकर उससे कोई सवाल पूछी और उनकी आवाज़ जैसे उसके कान में गया कि उसका दिल धक धक करने लगा। डर तो वह कब से रही थी पर चेहरे पर दिखा नहीं रही थी। अथर्व कुछ बोल नहीं रहा था और शगुन उसके बगल में खड़ी थी। अथर्व तो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता था और ना ही शगुन तुरंत बोली, मुझे सिर्फ सिंपल खाना बनाने आता है, जैसे दाल चावल, बाकी का खाना नहीं आता मुझे बनाने। तो सीखो बनाना, यहाँ तो चल जाएगा पर जब इंडिया रहोगी तब तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नीलम जी का इतना कहना कि शगुन तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दी। वह उनके सामने ना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती, जैसे कि वह अपने मम्मी के सामने हमेशा किया करती थी। शगुन काफ़ी देर से खड़ी थी, उसके पैरों में अब दर्द होने लगा और वह बैठ भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था कि अगर वह बैठी तो उसे कोई मना करता, पर अच्छा बनने के चक्कर में वह अपने आप को तकलीफ दे रही थी। वह कहीं न कहीं डर चुकी थी कि कुछ घंटे पहले जिस तरह नीलम जी अथर्व पर चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि वह रोने भी लगी। सब देखकर वह बहुत डरी घबराई हुई थी, इसलिए वह खड़ी थी। पर उसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा था। अब लगातार उसके पैरों में दर्द होने लगा। तो वह कभी अपने एक पैर दूसरे पर रखती तो कभी दूसरा पैर। मन ही मन सोचने लगी, कब अथर्व उठे और कमरे में चले ताकि वह आराम करे। उसे अब नींद भी आ रहा था। बेचारी चुपचाप खड़ी थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जाने लगा और नींद से अब उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी अपने आप को स्ट्रांग दिखा रही थी, जैसे कि वह नीलम जी की बातें सुनने में बहुत ही मग्न है, क्योंकि नीलम जी और अथर्व दोनों को सीरियस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। नीलम जी अपने बेटे को बहुत समझा रही थी, वह उसके भले के लिए ही बोल रही थी। किसी से दुश्मनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस दो। नीलम जी बार बार यही कहती थी, ठीक है तुम अब जाओ सोने, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। पर वह जब भी ऐसी बोलती थी उसी के साथ दूसरा टॉपिक भी निकालती थी। करीब उन्होंने 3-4 बार यही किया। उन्होंने वो बोल कर भी सोफे से नहीं उठती। सच में अब शगुन गिरने वाली थी, क्योंकि पैरों में दर्द और नींद दोनों उसे परेशान कर रहे थे। बेचारी काफ़ी देर से किचन में भी खड़ी थी और अभी भी खड़े होने के वजह से उसके पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा था, जो बर्दाश्त कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद नीलम जी नहीं उठ रही थी, पर अब अथर्व ही सोफे से उठा और कहा, मॉम आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब जाकर कहीं शगुन को राहत मिला, वरना उसकी मॉम तो उठ ही नहीं रही थी। अब जाकर कहीं नीलम जी चुप हुई तो वहीं और वह गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद अथर्व शगुन की तरफ देखा, उसे अंदर लेकर आया। अथर्व और शगुन अपने कमरे तक आए और अथर्व ने दरवाज़ा खोला कि शगुन तेज़ी से अंदर गई और जाते ही बेड पर गिर के सोने लगी। उसने अपनी साड़ी तक नहीं निकाल पा रही। उसको इस तरह बेड पर सोता देख अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके पास आते ही सबसे पहले उसे उठने के लिए कहा, क्योंकि वह साड़ी पहनी हुई थी। पर शगुन अपनी आंखें नहीं खोल रही। अंदर ही अंदर वह जाग रही थी, पर उसे उठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। वह वैसे ही लेटे बोली, अथर्व प्लीज़ आप मेरे कपड़े निकाल दीजिए। उसका इस तरह से जवाब सुन अथर्व उसे देखने लगा। वह इतनी नींद में थी, उसे उठा नहीं जा रहा और सबसे पहले उसने उसके साड़ी के सेफ्टी पिन को निकाला।
उसके बाद उसके शरीर से साड़ी निकालकर साइड में रखा। उसके बाद उसने ब्लाउज़ को निकालकर साइड में रखा। लास्ट में उसने उसका शेप वियर निकालकर साइड में रखा। अब वह सिर्फ ब्रा और पैंटी पर ही थी। अथर्व उसे ऐसा देख उसके बगल में लेट गया और उसके कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए उसके कान में कहा, बहुत थक गई हो ना तुम? साड़ी तो उतार दिया तुम्हारा, क्या बाकी का भी उतार दूं? और उसकी आवाज़ सुनकर उसके होठों पर स्माइल आ गया। वह धीरे से जवाब देते हुए बोली, और मुझे खाना बनाना भी सीखना है, वरना आपकी मॉम मुझे इस घर से निकाल देंगी। उसका इतना कहना कि अथर्व जोर से हंस पड़ा और वह शगुन के कंधे पर किस करने लगा। वहीं शगुन कसमसाने लगी और उसे धक्का देते हुए बोली, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रहा है और मुझे कल से उठना भी जल्दी है। अब मैं रोज़ खाना बनाऊंगी ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। उसकी बातें सुनते ही अथर्व कुछ बोला नहीं, बल्कि अपनी बाहों में लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग शगुन की जब आंखें खुला तो वह उठकर बैठ गई। वहीं अथर्व भी उठा। शगुन अपने दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ले रही थी, पर उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह कपड़े नहीं पहनी है, और जब उसने अपने आप को देखी तो सचमुच वह ब्रा और पैंटी पर ही थी। शगुन तुरंत ब्लैंकेट ऊपर की ओर उसके आधे शरीर को ढका हुआ था। उसे ऐसा करता देख अथर्व मुस्कुराने लगा और उसके कमर को पकड़ के एकदम अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे पर अपना नाक रगड़ते हुए कहा, रात भर तो मस्त मेरे साथ चिपक के सोती हो और होश में आते ही नखरे दिखाने लग जाती हो। यह सुन शगुन अपना चेहरा थोड़ा सा दूर की और अथर्व की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कल बहुत थक गई थी, इसलिए आपने कपड़े तक नहीं निकाल पाई। मुझे बहुत नींद आ रहा था, इसलिए आपको बोली कपड़े निकालने के लिए। इतना बोल वह अपना चेहरा लटका ली, जो देख अथर्व अपनी उंगली से उसके गाल पर फेरते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं भी कहती तो भी मैं निकाल देता, और यह काम के लिए तो मुझे ही कहा करो, मैं तो रोज़ ही उतार दूंगा। इतना बोल अथर्व मुस्कुराने लगा, जो देख शगुन धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाकर उसके कमर में चिंगोटी ली, पर उसके ऐसे करने से अथर्व की सील जैसी शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह और भी हंसने लगा, जिसका मतलब शगुन अच्छे से समझ रही थी। अथर्व उसे एकदम करीब कर लिया और उसके माथे पर किस करते कहा, ज़्यादा काम का लोड मत लेना, अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं मॉम से बात कर लूँगा। शगुन बेचारा सा चेहरा बनाकर धीरे से बोली, आपकी मॉम बहुत गुस्से वाली है ना? मेरा मतलब कि वो बहुत ही डेंजरस। शगुन का इतना कहना कि अथर्व प्यार से आंखें दिखाते बोला, मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं और जब तुम उनके साथ रहोगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरी मॉम मुझसे भी ज़्यादा स्वीट हैं। शगुन बोली, मुझे तो डर लग रहा है उनके सामने जाने के लिए, कहीं मुझे देख उन्हें गुस्सा ना आ जाए। अथर्व थोड़ा उसके ओर झुका और उसके होठ पर किस करते प्यार से कहा, तुम खामखा डर रही हो, एक दिन मॉम तुम्हें बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। उसकी बातें सुन शगुन अपनी आंख झपकाते हुए बोली, जब वह मुझसे प्यार करने लग जाएंगी तो आपको भूल जाएंगी। उसकी बातें सुन अथर्व मुस्कुराया, बल्कि दोनों हंसने लगे। उसके बाद दोनों बेड से उठे। अथर्व तो वर्कआउट के लिए गया, तो वहीं शगुन जल्दी से वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। आज वह ड्रेस पहनी क्योंकि कल साड़ी की वजह से वह बहुत थक चुकी थी।
आज वह बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए वह बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर निकली। जब वह नीचे आई तो उसे अपनी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह आने के साथ ही अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा रही थी, फिर भी उसकी सास नज़र नहीं आ रही, जो देख शगुन एक सर्वेंट से पूछी कि बड़ी मैम कहाँ है। तो सर्वेंट ने उसे उंगली से इशारा किया और किचन के अंदर गया। उसका इशारा पाते ही शगुन तो अब अंदर से घबरा गई कि अब ज़रूर उसे अथर्व की मॉम से डांट सुनना पड़ेगा। वह धीरे धीरे चलते हुए किचन में कदम रखी और जब गैस के पास पहुंची तो देखी उसकी सासू माँ सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। शगुन चुपचाप खड़ी थी। उसे तो यही लगा कि जैसी उनकी नज़र उस पर पड़ेगा वह ज़रूर दो बातें सुनानेगी और वह चुपचाप सुन लेगी। वहीं नीलम जी को भी आभास हो गया कि उनकी बहू उनके पीछे खड़ी है और वह बिना पीछे मुड़े ही बोली, आ गई तुम? ऐसे ही लेट सोकर उठोगी तो सब भूखे ही रह जाएंगे। उनका इतना कहना कि शगुन तुरंत अपना चेहरा नीचे लटका ली। उसे भी पता था कि वह लेट हो गई है आने में, पर बेचारी कर ही क्या सकती है। वहीं नीलम जी जो तवे पर कुछ फ्राई कर रही थी, वह छोड़कर पीछे पलटकर शगुन की तरफ देखी और बोली, अब ऐसे छोटे बच्चों की तरह चेहरा मत लटकाओ। मैं तो तुम्हें सिर्फ खाना बनाना सिखाना चाहती थी, पर तुम खुद लेट आई हो, तो अब चलो यह टेबल पर लगा दो। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, क्योंकि तुम्हारे डैड को जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। डैड शब्द सुनकर शगुन उन्हें देखने लगी तो वहीं नीलम जी वापस बोली, तुम्हारे ससुर जी को ब्रेकफास्ट जल्दी लगता है। तुम क्या कहना चाहोगी हम लोगों को? नीलम जी का इतना कहना कि शगुन हकलाते हुए बोलना चालू की, मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स को माँ बाबा कहती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी वही कहकर बुलाऊंगी। शगुन का इतना कहना कि नीलम जी मुस्कुरा दी और बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। शगुन के अंदर जो डर था कहीं ना कहीं थोड़ा निकलने लगा, क्योंकि नीलम जी सुबह सुबह मुस्कुराकर उसके साथ बातें कर रही थी और तो और अच्छे से भी बातें कर रही थी। वह खुद उसे खाना बनाना सिखाना चाहती थी, जो कि शगुन के लिए सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद सास और बहू दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दी। आज नीलम जी ने ब्रेकफास्ट बनाया था, इसका मतलब तो आज कुछ स्पेशल ही होगा। धीरे धीरे करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए और आज नीलम जी ने खुद अपने हाथों से सभी को ब्रेकफास्ट सर्व की, यहाँ तक कि शगुन को भी। रात को शगुन जितनी डरी हुई थी, अब जाकर उसे कहीं अच्छा लगने लगा कि उसकी सासू माँ की बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, वरना उसके मन में तो बहुत कुछ अलग अलग ख्याल आ रहे थे। अथर्व भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। सभी लोग शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर अथर्व की नज़र बार बार शगुन और अपनी मॉम पर जा रहा था, क्योंकि वह देख सकता था अब दोनों आपस में बातें करने लगी हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, अनन्या ने अपने आदमियों को काम पर लगाया था। उन्हें कोई ऐसी वजह नहीं मिल पा रहा राशि और वीर की बदनामी कर सके, क्योंकि वीर कभी किसी के बातों में नहीं आता। उसके पास वक्त भी नहीं था कि वह अपने दोस्त यार के साथ पार्टी करे, वह अपने में ही बहुत बिजी रहा करता था। तो वहीं दूसरी तरफ राशि भी अपने जॉब और घर में बिजी थी। वह भी किसी के साथ बाहर आया जाया नहीं करती थी और अनन्या के आदमियों ने इन दिनों बहुत सारे तरकीब लगा लिए। पहली बात तो वीर के कंपनी में इस वक्त कोई फंक्शन भी नहीं था और ना ही कोई गेट टुगेदर, ताकि वह छोटी मोटी पार्टी रखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वीर ने अपने कामों में बिजी था, तो वहीं राशि अपने काम में बिजी थी। उसके आदमियों को जब कोई चांस नहीं मिला तो वह खाली हाथ अनन्या के पास पहुंच गए और उसे सब कुछ बताया। अनन्या भी जानती थी कि राशि और वीर बहुत चतुर है, वह कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे।
पर उनके बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं कि पब्लिक या ऑफिस के लोगों को उनके बारे में पता चले, क्योंकि वे दोनों सच में बहुत ही ईमानदारी से अपनी लाइफ जी रहे थे। जब उसके आदमियों ने उसे बताया कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा तो अनन्या अपना उल्टा दिमाग लगाना चालू कर दी। उसने उन लोगों से कहा कि ऐसे हम मौका ढूंढें तो सालों बीत जाएगा और वे दोनों कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि दोनों सांप के बिल से बाहर निकले, और अगर यह रास्ता सीधे नहीं निकलेंगे तो हमें टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। हमें सबसे पहले राशि की कमजोरी ढूंढना होगा, क्योंकि राशि की कमजोरी मिल गई तो वीर को चूना लगाना टाइम नहीं लगेगा। अनन्या की बातें उसके आदमियों ने अच्छे से समझ गए कि उसकी मैडम कहना क्या चाह रही है, और वे लोग हाँ भरकर अपने काम में लग गए। वहीं अनन्या खुद से कहने लगी, राशि बहुत हो गया, इस बार मैं तुम दोनों को खुले आम नहीं जीने दे सकती, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे मुंह छुपा के रहना पड़ रहा है। मेरी लाइफ ख़राब हुई है। अब बस कुछ ही दिनों में देखना मैं कैसे तुम दोनों को रुलाऊंगी, कैसे तुम दोनों को मुंह छुपा कर रहना पड़ेगा। बस देखते जाओ तुम दोनों। तुम्हें बर्बाद करने के लिए तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, पर बिना तुम्हें बर्बाद किए मैं वापस नहीं जाऊँगी। यह मेरा खुद से वादा है। उसके आदमियों ने आज से ही राशि पर नज़र रखने लगे, यहाँ तक कि उसके घर से बाहर से लेकर ऑफिस के बाहर तक उस पर नज़र गड़ाए खड़े हो गए। वह जब घर से बाहर निकलती है तो किस किस से मिलती है, और ऑफिस से जब बाहर निकलती है तो उसके कितने दोस्त यार हैं ताकि उसकी कोई कमज़ोरी मिल सके। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।